अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सुबह का आगाज हमेशा एक नए अंदाज से कीजिए, एक नई बात से कीजिए, एक नई सोच से कीजिए और डेली की प्लानिंग के साथ जो है वो कुछ अच्छी प्लानिंग्स भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, जिसमें कुछ अच्छे काम भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे अच्छे काम भी हो सकते हैं जिससे आप ये साबित कर सके कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। अब होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो अच्छा काम करने वाला है उसकी जो है वो लेग पुलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। दुनिया में सबसे आसान काम है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेबल है, उसकी फौरन टांग खींच ली जाए ताकि जो है वो उसका जो भी वो कारकर्दगी अपनी दिखा रहा है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाए। दुनिया भर में रिसर्चेस जो है वो ये साबित करती हैं, माहिर नफ्सियात ये साबित करते हैं कि जिस शख्स को भी आप मेंटली तौर पर टॉर्चर करेंगे उसकी कारकर्दगी में फर्क आना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो बंदा जो है वो अपने आप को या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में जो है वो लाना शुरू कर देगा। उसकी कारकर्दगी पे जब इफेक्ट आएगा तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा जिन्होंने उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट की है। तो ये चीजें जो है वो ये साइकोलॉजिकली तौर पर किसी को भी टॉर्चर करने के लिए, किसी की भी जो है वो एबिलिटी या उसका काम खराब करने के लिए उसको डेली टॉर्चर सेल दिए जाते हैं। टॉर्चर सेल क्या होता है? मेंटली टॉर्चर, कि आप उससे ऐसी बातें करते हैं, आप उस पर जो है वो ऐसे इल्जामात लगाते हैं, आप उसकी कारकर्दगी के बारे में जो है वो इतनी अजीबो गरीब सिचुएशन जो है वो अख्तियार करते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा बंदा जो है वो टेंशन का शिकार हो जाता है और वो ये समझना शुरू कर देता है कि शायद मेरे लिए जो है वो अब आगे सरवाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन यही वो वक्त होता है जिस वक्त आपने लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होता है। आप अपनी कारकर्दगी को प्लस प्लस बल्कि प्लस प्लस कर दें। जैसे कि हमेशा से जो है वो कारकर्दगी प्लस प्लस में जाए तो फिर दूसरे कुछ भी नहीं कर पाते। मेंटली टॉर्चर जो करते हैं लोग वो एक्चुअली खुद जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिजीज में जो है वो मुब्तला होते हैं जिसको फोबिया कहते हैं, खौफ कहते हैं। ये खौफ जब किसी इंसान के अंदर जन्म ले लेता है और उसको पता लग जाता है कि मेरा ये खौफ जो है ये मेरे अंदर जो अब स्टार्ट हो गया है, इसे मैं इसी तरह बाहर निकाल सकता हूं कि मैं उस शख्स से जिससे मुझे खौफ है या मुझे लगता है कि ये शख्स जो है वो कहीं किसी ऐसी जगह पर या किसी ओहदे पर या किसी ऐसी अथॉरिटी पर ना आ जाए कि जहां जो है वो मैं अपने आप को कमतर समझना शुरू कर दूं। ये वो चीजें होती हैं कि जब आप लोगों की कारकर्दगी की बेस पर खुद से फैसले करना शुरू करते हैं और आप लोगों की कारकर्दगी को डैमेज करना शुरू करते हैं। ये एक शैतानी अमल है। इसको अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम देख लें तो ये एक शैतानी अमल है। अकॉर्डिंग टू आप इसको नफ्सियात देख लें तो ये एक जो है वो साइको किस्म की पर्सनालिटी का जो है वो एक अहाता करती है कि ये लोग जो है वो साइकोलॉजिकली तौर पर जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब पर्सनालिटीज हैं जिसकी वजह से जो है वो ये दूसरों को भी जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चीजें जो है वो हमें देखनी है, ऐसे लोगों से हमें बचना है। लेकिन अगर आप नहीं भी बच सकते तो आप कम से कम अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग और अपने माइंड को इतना स्ट्रांग जरूर रखिए कि उनकी फजूल बातें और उनके मामला जो है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज ना हो सकें। रोज रोज के मामला, रोज रोज की चीजों से जब बंदा तंग आ जाता है तो फिर उसको चाहिए कि वो कुछ नए अंदाज से जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को सामने लेकर आए और उजागर करे कि एक और बार उन शख्सियत पर या उन हजरात पर या उन लोगों पर कि जो आपको नहीं चाहते कि आप खुश रहें। तो इसलिए मेरा ये काम है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं इसीलिए आपको जो है वो डेली ये बात करती हूँ कि माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल सर्दियों में लोग सारे ढके छुपे ऐसे जो है वो ठंड से ठिठरते हुए नजर आते हैं और हर बंदे के चेहरे पर सिर्फ ऐसे करके जो है वो एक सिचुएशन होती है कि आज बड़ी सर्दी है। आज जनाब लाहौर में जो है वो फोग के साथ 4 है दर्जा हरारत और इंतहाई मौसम को एंजॉय करें, लोगों की बातों को एंजॉय करें, जो लोग आपके मुखालिफ हैं उनको एंजॉय करें कि ये लोग बेचारे जो है वो बेचारे, मैं उनके लिए बेचारों का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आपके साथ वो गलत कर देंगे, फिर आने वाले हर बंदे के साथ गलत करेंगे और जब आने वाले हर बंदे के साथ गलत करेंगे तो उन्हें उनमें से अपने जैसा भी कोई ऐसा मिल जाएगा कि जो उनके साथ गलत करेगा और फिर उन्हें अंदाजा होगा कि उन्होंने कब कहां किसके साथ कैसा गलत किया था। तो ये जनाब ये तो कुछ थी आज छोटी मोटी बातें कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, अपने काम पर असरअंदाज होती है उनकी ये चीज। ये लोग जो है उनके पास ये टॉर्चर करने के हरबे होते हैं। कुछ लोग जो मेंटली खुद डिस्टर्ब होते हैं वो दूसरों को जो है वो डिस्टर्ब रखते हैं, हमेशा दूसरों को जो है वो जानबूझ के ऐसी बातों में उलझाए रखते हैं कि जिससे दूसरा जो है वो मेंटली जो है वो अपने आप को कमतर जो है वो महसूस करना शुरू कर दे या अपने काम की कारकर्दगी में फर्क आए और उसके बाद फिर पॉइंट आउट करवाते हैं, देखे जी हमने कहा था ना ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये ऐसे हो गया।
तो ये जो किस शैतानी किस्म के लोग हैं ना, शैतानियत जहन रखने वाले, इनको तो बस अल्लाह ही पूछेगा। और अल्लाह पूछता है, एक टाइम ऐसा आता है कि इनको अल्लाह उठा के वहां फेंकता है जहां इनको पानी भी नहीं मिलता, और फिर इनको सुकून होता है, सारी जिंदगी के लिए इनकी जिंदगी जो है ना वो सुकून में आ जाती है। तो जनाब इसी के साथ बढ़ते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। जो लोग भी इस किस्म की सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, टेंशन में या डिप्रेशन में, आपके घर में कोई ऐसा मेंटल जो है डिसऑर्डर रखने वाली पर्सनैलिटी है, आपके ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा जो है वो मौजूद है जो मेंटली आपको टॉर्चर करता है, या जानबूझ के जो है वो आपकी डेली की डेली जो है उसने रूटीन बना ली है कि आपको जो है वो आपकी कारकर्दगी को खराब करने की प्लानिंग कर ली है, तो इस तरह की प्लानिंग से बचने का सबसे आसान हल ये होता है, कीप स्माइल, कि ठीक है आप ठीक है, मैं गलत हूं, लेकिन जहां पर जो गलत है एक दिन अल्लाह ये प्रूफ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख देता है, अगर आप जो है वो अपनी राह पे स्मूथली और ईमान के साथ चलते रहते हैं। अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, जिसके साथ हो उसकी नस्लें की नस्लें संवर जाती हैं। दुनिया ये समझने से कासिर है, इसीलिए लोग दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, दूसरों की जो है वो लगी लगाए मामलात जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं, और जब आप किसी का रिस्क छीनते हैं तो फिर अर्श हिलता है, और जब अर्श हिलता है तो फिर फर्श पे आपके साथ जो होता है वो फिर नजारा जो है वो कुछ अरसे बाद आपको जो है वो नजर आ ही जाता है। मानने वालों के लिए जो है वो बड़ी मिसालें हैं, ना मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। जी जनाब, तो टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आज जो है वो कुछ डिफरेंट किस्म की जो है वो मैं आपको न्यूज देने लगी हूँ, और ये कसीरुल मंजिला खेत है एक, जो कि सालाना तौर पर जो है 1000 टन पैदावार जो है वो दे सकेगा। एक ऐसा खेत लगाया गया है, और ये कोपेनहेगन डेनमार्क में एक जो है वो कुल रकबे पर, ये काफी बड़े रकबे पर जो है वो खेत लगाया गया है। वर्टिकल फार्म इसका नाम है, इसका आगाज किया गया है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से हर साल मुख्तलिफ सब्जियों, फलों और दीगर ग़िज़ाई अजनास की 1000 टन पैदावार हो सकेगी। और ये आप तस्वीर भी जो है वो देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, और आपको जो है वो नजर भी आ रहा है कि ये कसीरुल मंजिला खेत जो है ये डेनमार्क की नॉर्डिक हार्वेस्ट कंपनी ने ताइवान के यस हेल्थ ग्रुप के इश्तराक से तमाम पैदावारी अमल के एक छत के नीचे जो है वो ये काम किया है। इसको कोपेनहेगन के नवाई इलाके में जो है वो तामीर किया गया है, और जहां इसमें कई ऊंची ऊंची अलमारियां बनाई गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जबकि हर अलमारी में ऊपर तले 14 शेल्फ नस्ब हैं जिन्हें मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम अलमारियों का जो मजमुआ है ज़ेरे काश्त जो इसका रकबा है वो 75,000 मुरब्बा फीट है, और 1072 एकड़ जो है इसका जो है फी एकड़ पैदावार का तखमीना जो है वो लगाया जाता है। 581 टन जो है वो इसका सालाना है, और जो बिलाशुबा बहुत ज्यादा पैदावार है। खास बात यह है कि इस कसीरुल मंजिला खेत में पैदावार का निसार आबी ज़राअत की जदीद टेक्निक्स पर हुआ है, और हाइड्रोपोनिक्स पर जो है वो इसका सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। फिर इसमें जो है फसलों को LED लाइट से रोशनी पहुंचाई जाएगी, और इस मकसद के लिए दरकार तमाम तवानाई हवा की ताकत विंड पावर से हासिल की जाएगी। यूं इस मंसूबे से कार्बन डाइऑक्साइड का अमल का जो है वो अखराज भी सिफर हो सकेगा, और बेहतरीन तौर पे सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो हमें मुयस्सर आ सकेंगे, यानी कि पूरी दुनिया में जो है वो इसकी तरसील की जा सकेगी। तो ये डेनमार्क से जनाब इसका स्टार्ट हुआ है, वर्टिकल फार्म इसका नाम है। पहली बार जो है वो दुनिया में ऐसा फार्म जो है वो लगाया गया है जो 1000 टन पैदावार जो है वो दे सकेगा, और ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप खेत है। ये ऐसे वो खेत नहीं है कि ये जो है वो ओपन एयर जो है वो लगाए गए हैं। ये खेत जो है वो जैसे बॉक्सेस नहीं होते हैं, ये उस तरह के जो है वो खेत टाइप जो है वो जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इस खेत को लगाने का ये मरहला जो है वो मुकम्मल किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो इजाद है। मैं समझती हूँ उस तरह की और टेक्निक्स आने वाले टाइम में, हमारे आने वाले सालों में हमें इस तरह की जदीद तरीन जो है वो चीजें मिलेंगी, तो ये बहुत ही जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो जाएगा। इसी के साथ ये तो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूज। अब हम चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ।
इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास आज जो है वो कोविड की सिचुएशन, आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो सूरत हाल बिगाड़ इख्तियार कर चुकी है। सेकेंड स्पेल ऑफ कोरोना जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक जो है वो करार दिया जा चुका है, और इसमें जो है वो वैक्सीन की तैयारी भी जो है वो आखिरी मरहल में है। बहुत सारी जगहों से, हमें खासतौर पे अमेरिका से तो जो है ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, और इस वैक्सीन को जो है वो आने वाले साल में जो है वो तमाम लोगों के लिए, तमाम ममालिक के लिए जो है वो पेश भी किया जा रहा है। तो कनाडा के शहर टोरंटो में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर नकीब खालिद ने कोरोना वायरस की फौरी तशखीस के लिए एक मोबाइल ऐप इजाद कर दी है, और कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ ने डॉक्टर नकीब खालिद को आलमी वबा कोरोना वायरस की फौरी तशखीस के लिए तैयार की जाने वाली मोबाइल ऐप पर मुबारकबाद भी पेश की है। अब देखिए कितनी जबरदस्त बात है कि डॉक्टर नकीब खालिद जो है 1983 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की, और जिसके बाद उन्होंने मेडिकल डायसिस और सिस्टम्स की इजाद का तजर्बा भी हासिल किया, और अब हाल ही में उन्होंने एक अहम संगे मील जो है उसको अबूर भी किया है और कोरोना की टेस्टिंग के लिए मोबाइल ऐप इजाद कर दी है। कितना बड़ा काम किया है कि घर बैठे एक मोबाइल ऐप जो है वो इस चीज की तशखीस कर सकेगी कि कोरोना वायरस जो है वो है या नहीं है। जहां पे कोरोना की तशखीस करना इतना बड़ा मरहला है कि इतने जो है वो लोगों के लिए उसमें बहुत सारे टेस्ट और ये सब कुछ जो है वो किया जाता है। तो अब कनाडा में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं रजा बशीर तारड़ ने उम्मीद जाहिर की है कि इस इजाद के जरिए कोरोना की टेस्टिंग में बहुत आसानी पैदा हो सकेगी, और डॉक्टर नकीब खालिद की जानिब से तैयार की जाने वाली ये ऐप मुस्तकिल में जो है वो आने वाले मुस्तकबिल में जो है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकेगी। यानी अभी इस पर जो है वो थोड़ा काम हो रहा है, अभी ये डाउनलोडिंग के उस मरहल में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी डॉक्टर नकीब जो है, जो कि कैनेडियन है, पाकिस्तानी है लेकिन कनाडा में रहते हैं, और उन्होंने वहां से जो है वो ये ऐप लॉन्च की है दुनिया भर के लिए। तो ये तमाम लोगों तक जो है उसकी रसाई जल्द से जल्द जो है मुमकिन बनाई जाएगी, जिससे कोरोना की तशखीस में जो है वो बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो एक पाकिस्तानी हमारे डॉक्टर्स बहुत काबिल है, नो डाउट अबाउट इट, किसी भी फील्ड के हों, किसी भी डोमेन के हों, डॉक्टर्स जो हैं वो आप यकीन करें एक मरते हुए शख्स को जो बचा ले और जिस तरीके से जो है वो उसकी जान बच जाए, अल्लाह ने किसी के हाथ में शिफा दी होती है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं हर काम के लिए, और वो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि डॉक्टर नकीब खालिद भी, उनकी जानिब से तैयार की जाने वाली ये कोरोना की ऐप जो है ये बहुत बेस्ट जो है वो काम करेगी और पूरे वर्ल्ड के लिए जो है बहुत अच्छा काम करेगी। तो थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने जो है इतना अच्छा काम किया, और आपको जो है कनाडा के हाई कमिश्नर जो है रजा बशीर तारड़, उन्होंने भी उम्मीद जाहिर की है, वो भी इस पर बहुत खुशी का इजहार करते हैं, और कनाडा से इसका आगाज हुआ है, तो ये हमारे लिए भी बड़ी ऑन एंड ऑन और बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मेरे पास यहाँ मौजूद है कि पैदाइशी जिस्मानी निशान में मुब्तला बच्चे के जो है वो वालिद ने भी वही निशान जो है वो गदवा लिया। एक अजीब सी बात, एक अजीब सी चीज, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पैदाइशी निशान होता है कोई भी, कहीं कोई ब्राउन स्पॉट होता है, कहीं कोई बड़ा सा तिल होता है, या कहीं कुछ भी ऐसा जो है वो होता है कि जो स्पेशली उस बच्चे को जो है वो अलग करता है दूसरे बच्चों से। तो ऐसा ही कुछ किया है कि बाप का प्यार जो है वो लाजवाल होता है, बाप अपने बच्चों के लिए जो है वो अपनी सारी जिंदगी सर्व करता है, उनके काम आता है, उनकी ख्वाहिशों का जो है वो एहतराम करता है। तो एक बाप ने अपने पैदाइशी जिस्मानी निशान से में जो एक बच्चा था उसे एहसास कमतरी में वो मुब्तला था, और उसे जब ऐसा लगता था कि मेरे जिस्म पर जो ये निशान है ये अच्छा नहीं लगता है, मैं सारे का सारा व्हाइट हूँ और एक ब्राउन निशान जो है वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, तो बाप ने उसको खुश करने के लिए खास तौर पे अपने जिस्म पर उसी तरह का निशान जो है वो गुदवा लिया, उसी तरह का निशान बनवा लिया। ये कितना तकलीफ का मरहला होगा उस बाप के लिए जिसने ये काम किया। और 8 साल डायरेक्ट जो है, जिसकी तस्वीर आप देख भी सकते हैं, अपने जिस्म पे पैदाइशी निशान की वजह से बहुत परेशान था, मेंटली डिप्रेस था, डिप्रेशन में था। बाहर के मुमालिक में अगर कोई किसी को डिप्रेस करे, डिप्रेशन दे, या किसी को मेंटली तौर पे टॉर्चर करे, तो इसका बहुत बड़ा कानून है कि आप किसी को मेंटली तौर पर जो है टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये देखिए कि वो बच्चा जो है वो एक मेंटली तौर पे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार था, उसको तकलीफ थी कि मेरे जो है वो ये निशान है, तो उसके बाप ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपने जिस्म पे भी वैसे ही निशान बनवा लिया। तो ये एक बहुत ही तकलीफ का मरहला होगा, ये इतना आसान नहीं होगा उस तरह का निशान बनवाना, उस तकलीफ को बर्दाश्त करना। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो माँ बाप पाकिस्तानी हो, चाहे वो माँ बाप अरेबिक हो, चाहे वो माँ बाप इंडियन हो, चाहे वो माँ बाप जो है वो कुछ भी हो, अंग्रेज हो, जो भी हो, व्हाटएवर, लेकिन जो है बच्चे बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं। तो ये खानदान जनाब कनाडा के शहर का ही है, अल्बर्टा का रिहायशी है,
اور جہاں والد نے اپنے بچے کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ اس کیفیت میں اکیلا نہیں ہے بلکہ اب اس کے والد صاحب بھی جو ہے وہ ساتھ ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی پیار محبت سے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں کہ ہم دوسروں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کی مددگار ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں, تو کیا مطلب جاتا کیا ہے لوگوں کا, مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں اس طرح کی سٹوریز جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں, اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا سہارا بنے, اور اگر وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا ہیں تو ایسا تو نہ کریں جیسا انہوں نے کیا, لیکن بہرحال ان کے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے ضرور کوششیں کریں اور ان کے لیے خاص طور پر کسی سائیکالوجسٹ کا انتظام ضرور کریں. اسی کے ساتھ جناب یہ تو تھی آج کی انٹرسٹنگ جو ہے وہ 2 خاص سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ دنیا بھر میں عجیب و غریب کیا ہو رہا ہے, لیکن ہیلتھ کے حوالے سے کیا امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں, ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف. ایک بیماری جو بہت ہی خاص ہے, اہم ہے, اور جس پہ لوگ جو ہے وہ زیادہ کانسنٹریٹ بھی نہیں کرتے, جس کے بارے میں لوگ زیادہ جو ہے وہ سوچنا سمجھنا بھی نہیں چاہتے, اور جس کو جو ہے وہ لے کے صرف چلتے رہتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ, اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ قاتل بیماری جو ہے وہ کس عمر میں جا کے اور کس وقت میں جا کے ان پہ افیکٹ کرے گی. میں بات کر رہی ہوں بلڈ پریشر کی. بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو بی پی کہتے ہیں, بی پی شوٹ کر جانا یا بی پی لو ہو جانا یا بی پی ہائی ہو جانا. بی پی جو ہے, جو آپ کا بلڈ پریشر ہے, یہ اگر نارمل کام کرتا رہے تو آپ بہت بیسٹ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. بی پی کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ آپ کے دماغ پر ہوتا ہے, اور آج کل یہ بیماری جو ہے وہ بچوں میں, جوانوں میں, بوڑھوں میں, سب میں عام ہو چکی ہے. بی پی ہائی ہو چکے ہیں یا بی پی لو ہو چکے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہماری ناقص خوراک, ہمارا جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ, ہماری غلط سوچ, ہمارے غلط اقدامات, ہمارے جو ہے وہ واک نہ کرنا, ایکسرسائز نہ کرنا, اپنی فوڈ میں جو ہے وہ بے احتیاطی کرنا, یا تو بہت زیادہ گرم چیزیں لینا یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کی طرف چلے جانا, یہ دونوں ہی صورتیں اور صورتحال جو ہے بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں. تو لہٰذا بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو بہت زیادہ کانسنٹریشن اس چیز پہ کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ لیکوڈ لیں, پانی لیں, جوسز لیں, دودھ لیں. یہ جو ہے ان کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ نارمل رکھے گا. اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کی آپ کی ادویات چل رہی ہیں وہ تو آپ نے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق لینی ہی لینی ہے, لیکن آپ کی ڈائٹ بہت کمال ہونی چاہیے. آپ کی ڈائٹ میں جو ہے وہ کچی سبزیاں اور فروٹس مکس جو ہے وہ آپ کے سیلڈ جو ہے وہ یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ڈیلی کی روٹین بنا لیں یا ویک میں 3 ٹائمز جو ہے وہ آپ لازمی جو ہے وہ اس کو لیں. ساتھ آپ جوسز جو ہے وہ بالکل ایڈ کریں. اس کے ساتھ چائے اور کافی سے پرہیز کریں. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یہ آپ کو جو ہے وہ سائنس بھی اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے, اور ویسے بھی کیونکہ نکوٹین میں, پتی میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ ہائی کرتی ہے. پھر اگر آپ جو ہے وہ کافی لیتے ہیں اور آپ ملک کافی نہیں لیتے, بلیک کافی لیتے ہیں, وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ خواہ بلڈ پریشر جو بھی ہو, درمیانی عمر کا ہو, بڑی عمر میں ہو یا چھوٹی عمر میں ہو, جو بھی سینیریوز جو ہے وہ اس کے ہوں, اس کا جو فیڈرل میناس گریس ہے, ایک جو فیڈرل میناس گریس ایک پروفیسر کا نام بھی ہے, اور وہ خود بھی جو ہے وہ اس پر پورا کام کرتے ہیں. اور یہ فیڈرل میناس جو ہے وہ ایک سسٹم بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آلہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے اپنے ہی نام سے. تو یہ ڈاکٹر بریٹو اور ان کے ساتھی نے پورے برازیل میں جو ہے وہ 7,000 ایسے افراد کا جائزہ لیا ہے جن کی اوسط عمر تقریباً 60 سال ہے, اور یہ سروے 4 برس تک جو ہے وہ جاری رہا. اور اس مطالعے میں ایک جانب تو بلڈ پریشر نوٹ کیا گیا, تو دوسری جانب جو ہے وہ اس کے تمام اسپیکٹس پہ جو ہے وہ نظر رکھی گئی. سروے کے مطابق اوپر کے 121 اور 139 بلڈ پریشر اور نچلی سطح کے جو ہے وہ 81 سے 89 بلڈ پریشر کی شرح اگرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی, لیکن اس کیفیت میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی دوا نہیں لے رہے ہوتے. سب سے پہلی بات, ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق اپنی میڈیسن جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنی ہے. صورتحال میں بھی درمیانی عمر اور بڑھاپے میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغی اور اقتصابی جو نظام ہوتا ہے وہ شدید نقصان پہنچتا ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, میرے سر میں درد رہتا ہے ڈاکٹر صاحب, میرے سر میں درد رہتا ہے. سر میں درد کی مختلف وجوہات ہے. سر کا درد جو ہے وہ آپ کو مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کا سٹمک ٹھیک نہ ہو تو بھی سر میں درد ہے,
आपको सर्दी लगी हो तो भी सर में दर्द है, आपको जो है वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो भी सर में दर्द है, आपको कोई जो है वो ब्रेन हैमरेज या कोई इस तरह की सिचुएशन जो है सिम्टम्स हैं तो भी सर में दर्द है। अब ये सर के दर्द के मुख्तलिफ सर दर्द के हिस्से हैं जिनको हम जो है वो असेस करते हैं, हमारी असेसमेंट्स होती हैं कि सर के कौन से हिस्से में किस तरह का पेन जो है वो ये शख्स फील कर रहा है, उसके टेस्ट होते हैं, उसके बाद हम जो है वो ये डायग्नोसिस करते हैं कि इस बंदे को जो है वो किस सिम्प्टम में जो है वो हम लेके जा रहे हैं, और ये सर दर्द जो क्या वाकई किसी मेंटल डिप्रेशन की वजह से है या फिर ये जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से है। तो ये बहुत चीजें जो है वो काउंट करती है। जिन लोगों के सर में दर्द रहता है वो कम बोला करें और कम जो है वो आप जो चिकनाई वाली चीजें खाया करें, वॉक ज्यादा किया करें और सर्दी से अपने आप को बचा के रखा करें, सर्दी में अपने सर को कवर रखा करें किसी भी कैप से। ये वो चीजें हैं जो आपको कोई डॉक्टर जो है वो इस तरह से नहीं बताएगा, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं लोगों के लिए हमेशा आसानी पैदा करूं और वो बात भी जो उनकी पॉजिटिविटी में जाती है, उनके लिए अच्छी है या उनकी मदद के लिए है, तो वो भी बता दी जाए ताकि इस प्रोग्राम से जो है वो आपको ढेरों ढेर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो जनाब ये तो थी कुछ हेल्थ के हवाले से हमने आपको जो है वो टिप्स दी और मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत एहतियात करें, खासतौर पर सर्दी में, क्योंकि इसमें ब्लड जमता है और हाई भी और लो ब्लड प्रेशर भी, दोनों ही सूरतों में ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। दवाई अपनी जारी रखें, फूड अपनी अच्छी रखें और कम बोलें और कम जो है वो गलत सोचें ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। इसी के साथ जनाब स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो हम बात जो करेंगे आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ भी कौमी चीफ सेलेक्टर की दौड़ में शामिल हो गए हैं। आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर की दौड़ जो है वो काफी अरसे से जो वो चल रही है, जब से जो है वो चीफ सेलेक्टर जो है वो गए हैं तो नए चीफ सेलेक्टर की जो है वो आमद हो रही है, लेकिन अभी तक कोई सिलेक्ट जो है वो नहीं हुआ कि कौन होगा। तो अभी मोहम्मद यूसुफ भी चीफ सेलेक्टर की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक की जानिब से ये ओहदा छोड़ने के बाद मोहम्मद अकरम जो है मजबूत उम्मीदवार की सूरत में सामने आए थे। पेशावर ज़ल्मी के साथ वाबस्ता साबिक टेस्ट क्रिकेटर से बातचीत भी जारी है। जराये के मुताबिक ये पता लगा है कि अब उम्मीदवारों की फहरिस्त में मोहम्मद यूसुफ का नाम भी शामिल कर लिया गया है। साबिक कप्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच के तौर पर काम कर रहे हैं और वहीं से इनके हवाले से इनका नाम शामिल होना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ इंडिकेशंस जो है वो हमें मिलती हैं और कुछ मामला जो है वो ये साबित करते हैं कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में शामिल हैं, क्योंकि जब भी एक दौड़ लगी हो उसमें पहले से कुछ नाम शामिल हो और बीच में एक और नाम ऐड कर लिया जाए तो वो ऐड करवाया जाता है, वो होता नहीं है। उसकी कैपेबिलिटी या कोई चीज जो है वो साबित नहीं करती। वहां पे बहुत सारी चीजें साबित करती हैं कि लोग आपके साथ खड़े हैं, सपोर्ट आपके साथ है और ये सपोर्ट जो है वो फिर एंड टू एंड जो मरवा भी देती है। बहरहाल कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है और देखना ये है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मोहम्मद यूसुफ, बहुत अच्छे क्रिकेटर हमारे और बहुत अच्छा खेले अपने टाइम में। अब देखना ये है कि एज अ चीफ सेलेक्टर जो है वो ये कैसे अपनी कारकर्दगी जो है टीम के लिए पेश करेंगे। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर मोहम्मद यूसुफ। तो स्पोर्ट्स के हवाले से एक और छोटी सी खबर भी है कि न्यूजीलैंड में मौजूदा कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच चुका है और पाकिस्तान टीम की जो T20 स्क्वाड है वो क्वींसटाउन से ऑकलैंड पहुंच गया है और कौमी टीम कल से जो है वो इस सारे मामले का आगाज भी कर देगी। मजीद जो है वो ट्रेनिंग्स भी जो है वो चल रही हैं। तफसीलात के मुताबिक कौमी T20 स्क्वाड जो है वो क्वींसटाउन से बजरिया परवाज ऑकलैंड भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये सिलसिला सारा चल रहा है, साथ प्रैक्टिसिंग भी जो है वो चल रही है। प्रॉपर तरीके से जो है वो ये मैचेस की तैयारी जो है वो जोरों शोर इस टाइम जो है वो फुल टाइम जो है वो फॉर्म में है टीम्स। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी जो है वो जाएगी और कैसी रहेगी। ये तो थी कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से अपडेट्स जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की, आपको बताई। इतना हिस्सा कैसा लगा प्रोग्राम का मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी क्योंकि चाय ठंडी हो रही है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आऊंगी तो फिर शोबिस के हवाले से भी बड़ी गर्मा गर्म खबर और मौसम के हवाले से भी तो बात करनी है। आज का मौसम भी लाहौर का जो है और पूरे पाकिस्तान का जो है वो बड़ा ही सर्द है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले तो सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि हमने आपको जो है वो अपडेट्स की, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, इंटरेस्टिंग स्टोरी के हवाले से भी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, और हेल्थ का सेगमेंट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी हमने जो है वो आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अभी क्योंकि हम बात करेंगे शोबिस के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, मूवी के हवाले से, तो सबसे पहले चलते हैं टुडे एंटरटेनमेंट की तरफ। एंटरटेनमेंट की जनाब, आज जो खबर मेरे पास यहाँ मौजूद है वो रिलेट करती है हमारी एक बहुत ही स्वीट क्यूट एक्ट्रेस से, जिनका नाम है निम्रा खान। और निम्रा जो है वो आजकल क्या कर रही हैं कि जनाब अपने इंस्टाग्राम पे वो कुछ क्वेश्चन जो है वो रेस कर रही हैं, कुछ क्वेश्चन लिख रही हैं, और फिर उसमें जो है वो ट्रू फॉल्स का जो है वो गेम चल रहा है, जिसमें हाँ या नहीं वाली कैफियत है। और वो लिखती हैं कि मैं एक वफादार इंसान हूँ। उनको ऐसा लिखने के हवाले से जरूरत क्यों महसूस हुई, और उन्होंने जो है वो ये क्वेश्चन क्यों शुरू की? क्या वो अपने स्टार से एज अ स्टार जो है वो लोगों से जानना चाहती हैं कि वो कैसी हैं, या उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, या लोग उन्हें कैसा समझते हैं? तो वो कहती हैं कि क्या मैं हुक्म चलाने वाली शख्सियत हूँ? पहला क्वेश्चन उनकी तरफ से लिखा गया, फिर उसमें हाँ बिल्कुल जो है वो आगे ये लिखा गया। फिर उन्होंने मजीद लिखा कि वो हारना पसंद नहीं करती हैं। फिर अगर किसी बार कोई उन्हें चीज ना दे या ना कर दे तो वो फिर उसके बाद किसी चीज के लिए जो है वो हाँ कहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मगर वो कहती हैं कि वो एक वफादार इंसान है। निम्रा खान की जानिब से शेयर की गई ये तस्वीर और इस तरह के जो है वो जुमले जब इंस्टाग्राम पर आए तो लोगों का मिला जुला जो है वो रुझान रहा। लोगों ने इसको जो है वो पसंद भी किया, उनकी पिक्चर्स को लाइक भी किया, और साथ ही इन सवालों पे बड़ी ही डिफरेंट किस्म का जो है वो व्यूज भी दिए, और कुछ जो है लोगों ने परेशानी का इजहार भी किया कि निम्रा ऐसे सवाल जो है वो अपनी ही जात के लिए क्यों इंस्टाग्राम पे जो है वो पोस्ट कर रही हैं। अब एक शख्सियत जो है, जो पब्लिक फिगर है, जो एक स्टार है, जाहिर है कि उसकी जिंदगी वो एक इंसान भी है, उसकी कुछ फीलिंग्स भी हैं। हम क्या करते हैं कि जो टीवी में लोग आते हैं हम समझते हैं कि उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो लोग कोई फील नहीं रखते हैं, या उनकी जिंदगी में कुछ मिसहैप्स नहीं होते, या उनकी जिंदगी में कोई ऐसे वाकयात नहीं होते कि जिससे वो उदास हो जाते हैं। मैं समझती हूँ मतलब अगर मैं अपने तौर पर जो है वो इनको बताना चाहूं कि इनके साथ क्या मसला है, तो शायद ये किसी की तवज्जो हासिल करना चाहती हैं और वहां से वो तवज्जो मिल नहीं रही, जिसकी वजह से जो है वो अपने बारे में ऐसे सवाल जो है वो इंसान कहीं भी लिखता है और फिर उसका जवाब भी खुद ही तलाश कर लेता है, क्योंकि वो ये समझता है कि दूसरा शख्स शायद इसका जवाब अगर ना में दे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जब क्रिटिकल सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ जाती है तो उस वक्त आप जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो निम्रा, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, आपको जो है वो मशवरा देना चाहूंगी कि प्लीज आप इन सब चीजों से निकलिए। अपने बारे में इस तरह के सवालों जवाब आप लोगों से हाँ पूछ सकती हैं, कमेंट ले सकती हैं, लेकिन खुद ही उसका जवाब भी लिख देना, ये सिचुएशन ये साबित करती है कि आप किसी मसले में उलझी हुई हैं, दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपकी जिंदगी को जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। शोबिस में ऐसा होता है। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली जो हमारी खवातीन हैं वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। उसकी बहुत सी वजूहात है। एक तो लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है, अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा हो तो वहां पर जो है वो दूसरे लोग आपको जो है गिराने की साजिशें शुरू कर देते हैं। फिर दूसरी जगह पर जो है वो ये मोहब्बतों के जो सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें जब कोई आपको टाइम नहीं देता या आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता तो तब जो है वो जाके ये डिप्रेशन और ये सवालों जवाब वाली कैफियत जो है वो आ जाती है। बहरहाल मैंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि आपके साथ क्या चल रहा है। हमारी बहुत अच्छी बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, अल्लाह ताला आपके लिए जो है आसानियां पैदा करे और आप जो है वो अपनी फनी खदमात ऐसे ही सरंजाम देती रहे। इसी के साथ चलते हैं जनाब, ये तो शोबिस के हवाले से हमने कुछ बातचीत कर ली, हम कुछ इंटरनेशनल जो है वो न्यूज के हवाले से भी बात कर ले कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो हम आज जो है वो आपको बताते हैं कि टुडे इंटरनेशनल में हमारे पास एक बहुत ही अहम खबर भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, और साथ ही जो है वो आप इसे एक इंटरेस्टिंग चीज भी कह सकते हैं कि ये क्या है। बरतानिया में कोविड-19 की नई किस्म सामने आ गई है।
اور कोविड-19 की ये नई किस्म जो है वो बरतानवी वजीर सेहत जो है मैट, उन्होंने कहा है कि लंदन में एक हफ्ते के दौरान नई तर्ज के कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिससे निपटने के लिए सख्त इक़दामात जो है वो भी हम नागुज़ीर समझ रहे हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि बरतानिया में कोरोना की नई किस्म से आगाह रहे। नए वायरस से बरतानिया में 1000 लोग मुतासिर हो सकते हैं। WHO के इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रियान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि लंदन में नए वायरस के मौजूदा कोरोना से मुख्तलिफ होने का भी अभी तक सबूत नहीं मिला। ये वायरस वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। कोरोना के बढ़ते फैलाव के सबब लंदन में कोरोना की पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान भी सामने आ गया है। दूसरी जानिब अमेरिका और कनाडा में पहली कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। दोनों ममालिक में कोरोना की पहली वैक्सीन तिब्बी अमले के एक रुकन को दी गई है। अभी कनाडा और अमेरिका, वहां पर सिर्फ तिब्बी अमले को जो है वो ये वैक्सीन प्रोवाइड की गई है, उसके बाद जो है वो ये आम आवाम के लिए भी जो है वो ऑन एंड ऑन होगी। लेकिन इस सिचुएशन में जहां बरतानिया में एक नई किस्म का जो है वो कोविड-19 सामने आ गया है, और मैं आपको बताऊं ये कोविड की मुख्तलिफ किस्म, पता नहीं अपनी सिचुएशंस बदलता है। ये वायरस जो है वो इसकी कोई फैमिली है और ये पूरी फैमिली जो है वो कुछ डिफरेंट जो है वो कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं कि किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। इतनी इस पर रिसर्च हो चुकी है, माहिरीन तंग आ चुके हैं, लेकिन कोविड की नई इकसाम रोज पर रोज एक नई चीज जो है वो सामने आ जाती है। इतना खतरनाक वायरस है कि इससे आप सिर्फ अब ये नजला, खांसी, जुकाम, बुखार तक बात नहीं रह गई हुई, अब सिचुएशन जो है वो कुछ डिफरेंट हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। तो ये भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इस चीज को भी हमें जो है वो सोचना है। लेकिन बहरहाल वैक्सीन के ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और मार्केट में अवेलेबिलिटी भी जो है आने वाले साल में जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। तो इसमें जो है वो हमें अल्लाह के साथ जो है वो उम्मीद वाबस्ता रखनी चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज पर ईमान रखें कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये खत्म हो जाएगा। ऐसा वायरस होगा ही नहीं, हम बहुत जल्दी जो है वो इससे जान छुड़वा लेंगे। इसी के साथ जो है वो इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से एक और बड़ी खास और अहम खबर जो है वो मेरे पास यहाँ वाशिंगटन से मौजूद है कि रूस से दिफाई निजाम खरीदने पर अमेरिका ने टर्की पर इक्तसादी और सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब ये एक बड़ा ही अहम मरहला है, अहम चीज है, और ट्रंप इंतजामिया ने रूस से फिजाई डिफेंस सिस्टम में जो है वो 400 तकरीबन 400 तक जो है वो इसमें खरीदे थे, और टर्की के जो महकमा दिफाई, पैदावारी और इक्तसादी और सफरी जो पाबंदियां हैं वो आयद हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ी खास और अहम खबर कि जो इस तरह से जो है वो ये लीड कर रही है और टर्की पर जो है वो इन्होंने खास तौर पर जो है वो ये पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं, ये तो हमारी कुछ न्यूज और कुछ वो इंटरेस्टिंग चीजें जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। कोविड के हवाले से बहुत रद्दोबदल हो रही है, मामला जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो चल रहा है। जैसे जैसे नई नई अपडेट्स जो है वो आती रहेंगी, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। हमारे टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है वो तमाम अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। इसी के साथ अभी खवातीन के हवाले से अगर बात कर लें तो आजकल शादियों का सेशन है, शादियां हो रही हैं, इतनी सर्दी भी हो रही है और शादियां भी हो रही हैं। तो इस शादी में आज हम आपको जो कुछ डिफरेंट जो है वो चीज दिखा रहे हैं। हमारा सेगमेंट है मेकअप का, चलते हैं टुडे मेकअप की तरफ। जबरदस्त कमाल के जो है वो मेहंदी के डिजाइन जो है वो आज तो दिखा दिए हैं हमने, और ये तो पूरी मुझे लगता है इस पे खास किस्म की जो है ना प्रोड्यूसर की रिसर्च है, उसके फेवरेट डिजाइन ही लग रहे हैं मुझे।
تو یہ جو ہے نا مہندی کے جو کانسیپٹ ہے، لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائے، اور خوبصورت لگتی ہے مہندی. جب شادی میں جا رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا تم نے مہندی کہاں سے لگوائی. برائڈ کو تو مہندی سوٹ کرتی ہے، لیکن جو برائڈ کے ساتھ جو ہوتی ہیں اس کی سہیلیاں، اس کی بہنیں، وہ بہت پسند کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ مہندی سے بھرے ہوئے ہوں. لیکن آج کل جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ انداز کی جو ہے مہندیاں آ گئی ہیں، جس میں جو ہے وہ کچھ آپ کیا کہیں گے کہ وہ لیکوڈ ٹائپ بھی مہندیاں ہیں، اور کچھ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ مہندی کے ڈیزائنز ہیں جو آپ اچھے طریقے سے جو ہے لگوا بھی سکتے ہیں. لیکن احتیاط کیجیے کیونکہ سردی بھی ہے، تو یہ مہندی سے ذرا ٹھنڈ بھی وغیرہ سردی بھی جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو جب آپ مہندی لگوائیں تو کسی ہیٹر کے پاس یا ویسے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ وارم رکھیں. یہ بھی میں، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی ٹپ دیتی رہتی ہوں تاکہ آپ کی ہیلتھ کو بھی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی رہتی ہوں. تو مہندی کے ڈیزائن کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ جو ہے وہ شادی کے لیے کہیں بھی پلاننگ کر رہے ہیں اور شادی کے لیے جانا ہے، آپ کو جو ہے وہ فنکشن ہے، تو اب تو دن کا فنکشن ہو گیا ہے، تو دن میں جو ہے وہ آپ ضرور جو ہے مہندی لگا کے جائیے. اور اس میں سے کوئی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے، آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. اور جیسے کہ پتا ہے کہ جب ہم اس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ خاص اہم خبریں ہوتی ہیں، ہمارا نیوز کا سیگمنٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر ٹوڈے نیوز کی طرف. خبروں کی جہاں بات آتی ہے، کچھ ہم جو ہے وہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پاس نیوز آپ کے لیے ہوتی ہیں، کچھ جو پولیٹیکل سوشل ہمارے پاس خبریں ہوتی ہیں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، اور کچھ امپلیمنٹیشنز کے حوالے سے، وہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں. اگر کچھ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ کوئی خاص خبر ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ابھی کی آج کی خاص خبر تو اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ شدید دھند جو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹریفک کے معاملات بھی بڑے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. سلسلے اس طرح کے جا رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گیس نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شہری بہت زیادہ پریشان ہیں. پھر شدید سردی سے پارا جو ہے وہ 4 ڈگری تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے. لکڑی اور کوئلے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ یہ تو کچھ اپڈیٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اور کچھ مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شدید دھند کے باعث جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیو کرنا ہے، اور معاملات اور حالات اس قسم کے ہیں کہ بلا وجہ آپ گھر سے باہر جو ہے وہ نہ نکلیں. پھر سوئی ناردرن گیس نے جو ہے وہ 10 گھنٹے گیس سپلائی معطل کرنا شروع کر دی ہے. بہت سے علاقوں میں لوگ پریشان ہیں. ایک تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، دوسرے گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آگے کل کے پروگرام میں یا ویسے جو ہے وہ لوگوں کے سارٹس بھی کروا دیں، سنوا دیں کہ لوگ جو ہے وہ شہری جو ہے وہ گیس کی سپلائی نہ آنے کی وجہ سے کن کن مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ایک اہم خبر بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، جو کہ ہمارے موسٹ سینئر صحافی طارق محمود صاحب جو ہے کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں، اور نجی ٹی وی چینل کے ساتھ بھی جو ہے وہ منسلک رہے. سینئر صحافی طارق محمود عالمی وبا کرونا وائرس میں مبتلا تھے. کافی ٹائم سے ان کی طبیعت خراب تھی، وینٹیلیٹر پر تھے، اور جو ہے خبر ملی کہ اب وہ ہم میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت سے اخبارات اور نشریاتی اداروں سے وہ وابستہ رہے. بڑی اچھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دی. ایک بہترین صحافی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن انفارچونیٹلی بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بہت ہمارے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ 50 یا 60 پلس ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس وائرس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس پروسیس میں چیسٹ انفیکشن کے ساتھ اگر کووڈ بھی ہو جائے تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو سینئر صحافی تھے طارق محمود صاحب، وہ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ ڈیزیز میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ ایک خبر جو ہم نے ظاہر ہے کہ ہماری صحافی برادری کی کوئی بھی خبر آتی ہے تو ہم ضرور، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اگلی خبر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر جناب اسی کووڈ کے حالات اور واقعات کے حوالے سے ہے، کرونا ویکسین کے حوالے سے ہے کہ کرونا ویکسین کے لیے 8 غیر ملکی کمپنیوں سے رابطے. 3 ماہ میں 5 لاکھ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ویکسین کا ہدف. ایسا کچھ جو ہے وہ حکومت نے ٹھان لیا ہے، اور 8 غیر ملکی دوا ساز کمپنیوں سے کورونا کی ویکسین خریدنے کے لیے رابطے بھی کر لیے ہیں.
VC नेशनल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर असद हफीज के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना के मैसेंजर जो हैं RNA वैक्सीन में पाकिस्तानी हुकाम की दिलचस्पी जो है वो कम है। 3 महीनों में 5 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन मिलना और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी अगर इन्होंने ये हदफ जो है वो कंप्लीट कर लिया तो। अलबत्ता पाकिस्तानियों की अक्सरियत को 6 माह तक वैक्सीन फरामी मुमकिन नहीं। इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है उसमें हुकूमत का ये एक बिग टास्क है जिसमें वैक्सीन खरीदने के लिए जो है वो राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और 3 माह में 5 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन का जो हदफ है इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका में भी और साथ ही जो है वो कनाडा में भी जो है वैक्सीन की फरहमी जो है फ्रंट लाइन सोल्जर्स को पहुंचा दी गई है, वहां तक पहुंच गई है, तो फिर उम्मीद ये रखी जा रही है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं सबसे पहले जो है वो ये वैक्सीन का जो ये हदफ है 3 माह में 5 लाख लोगों तक ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स तक पहुंचाना, वर्कर्स तक पहुंचाना, तो ये जो हदफ अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़ा एक आप इसको कह लें कि अचीवमेंट होगी। और इसमें खासतौर पे VC नेशनल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर असद हफीज के मुताबिक जो फाइजर एक कंपनी है, मॉडर्ना के जो मैसेंजर और RNA वैक्सीन हैं वो पाकिस्तानी हुकाम की दिलचस्पी उसमें कम है क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि अमेरिका से वैक्सीन आएगी और जो है वो फलानी जगह से चाइना से वैक्सीन आएगी तो शायद उस तरीके से काम ना कर सके। ये अमेरिका की वैक्सीन जो है वो कुछ ऐसी खबरें जो है सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन थी। हमारे प्रोग्राम में भी खुद जो है हमारे तज्जियाकार अक्सर आप उन्हें जो सुनते हैं, अब्दुल्ला गुल साहब ने भी जो बहुत बड़ी बात की कि ये वैक्सीन जो है वो ये खतरनाक किस्म का ट्रायल भी हो सकता है और भी चीजें। फिर हमने ये भी देखा कि गवर्नर पंजाब और मिसेस गवर्नर ने जो है वो ये वैक्सीन जो है वो लगवाई भी, उसके हवाले से भी सोशल मीडिया पे मीडिया पर जो है वो खबरें जो है वो ऑन एंड ऑन रही। तो ये वो चीजें हैं जो हमें हमारी आंखों से नजर आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको सेव करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो इस वैक्सीन का जो है वो बहुत जल्दी ये हदफ कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बिग टास्क है और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये वैक्सीन की खास तौर पे जो है इस वैक्सीन को जो है कम से कम जो डॉक्टर्स तक, पैरामेडिकल स्टाफ तक तो जो है वो पहुंचाया जाए, तो इस हवाले से भी जो है वो काफी इंप्लीमेंटेशन जो है वो हो रही हैं। इसी के साथ अगर हम ये देख लें कि महंगाई कहां इस टाइम जो है वो सर्वाइव कर रही है, तो अगली खबर मेरे पास जो है वो कुछ इसी से मिलती जुलती आपके लिए है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मैंने कल भी प्रोग्राम में जो है वो बताया था कि इसमें इजाफा हो चुका है। तफसीलन जो है हम इस पर आज जो है वो बात भी करेंगे, इस पे हमें सीनियर एनालिस्ट जो है वो ज्वाइन भी करेंगे, उसके हवाले से भी जो है वो हमने उनसे बात करनी है। लेकिन पेट्रोलियम कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जैसे ही साल बढ़ा, साल से पहले ही ये खबर ऑन थी कि पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो अब हालात और वाकयात कुछ इस तरह से है कि पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है, हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए और मिट्टी का तेल 5 रुपए बढ़ चुका है। पेट्रोलियम की कीमतों में ये इजाफा कर दिया गया है। पहले तो समरी भेजी गई थी ना वजीर आजम को, तो पेट्रोलियम कीमतें 5 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। आज की ये ताजा तरीन खबर जो है वो आपके लिए, पेट्रोल की फी लीटर बल्कि हम सब के लिए। पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 3 रुपए बढ़ चुकी है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 103 रुपए 59 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 108 रुपए 44 पैसे हो चुकी है, जबकि मट्टी का तेल 5 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए 29 पैसे का हो गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 5 रुपए इजाफे के बाद तकरीबन जो है वो ये 70 रुपए तक जो है वो जा पहुंची है और ये फी लीटर जो है वो महंगा हो चुका है। अब सिचुएशन और हालात ऐसे हैं कि बेचारी गरीब हम सारी अवाम जो कि महंगाई के पहिए तले पिसते चले जा रहे हैं, हमारा पिस्ता ही बन गया है सर्दियों में। और जो है वो ये पेट्रोल भी महंगा है, गैस आ नहीं रही है, सब्जियां और उनके नर्क जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, चिकन जो है वो फ्लाइंग कर रहा है, फिश आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है, पानी कम है, जम गया है, बर्फ बहुत है। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसमें हमें फिर भी जिंदा रहना है और हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और अगर मैं यहाँ पे वो जुमला अदा करूं जो हमारे सोशल मीडिया का एक स्लोगन बन गया, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि हमें जो है वो हर हाल में इन सब चीजों से फाइटिंग करनी है, इन सब चीजों को फेस करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो भी करना है, तो इट्स मीन आपको जो है वो करना है। बट ये महंगाई जो है इस वक्त के दौर में अवाम के लिए, जहां पर लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, जहां पे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इतना बड़ा डिजास्टर, इतना बड़ा मैं कहती हूँ एक सैलाब, एक तकलीफ, एक तूफान जो है आज से पहले दुनिया की तारीख में हमें देखने को नहीं मिला, जो इस कोविड की सिचुएशन में हमें देखने को मिला। अवाम दिन ब दिन जो है वो अंधेरों में धंसते चले जा रहे हैं,
सिलसिले और हालात और मामलात जो है वो हमें वहां ले आए हैं जहां पर हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अब हम क्या करें, बजाय कि हम इस मुश्किल दौर में एक दूसरे का सहारा बनने के, साथ देने के, हमने एक दूसरे की टांगे खींचनी शुरू कर दी हैं। उसकी नौकरी छीन लो, उसको नौकरी पे लगवा दो, उसके साथ ये कर दो, उसको वहां से हटा दो। ये हरकतें और ये हालात इस टाइम दुनिया के हो चुके हैं कि यहाँ पे किसी को किसी का ना एहसास है, ना महंगाई का एहसास है। जो जो कमा रहा है बस वो उसकी 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही है और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, दैट्स इट। इस वक्त में आप किसी के साथ जब इस तरह चल रहे हैं कि जहां अवाम परेशान है, जहां पे बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन परेशान हैं, जहां पे लोगों को देने वाले हाथ जो हैं वो अब उन्होंने देने वाले हाथ भी रोक लिए कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, अब क्या करें, कहां इन्वेस्ट करें। तो ये चीजें हो गई है। पेट्रोल के महंगा होने से बहुत फर्क पड़ता है, हर चीज महंगी हो जाती है। कल मैंने आपको जो है वो रिपोर्ट किया, घी के जो है वो नर्क बढ़ा दिए गए। दर्जा दोम का जो ऑयल या घी है वो तकरीबन 360 रुपए जो है वो सेल हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि दर्जा दोम, यानी कि अभी ये मैं A+ कैटेगरी या A लेवल की कैटेगरी की बात नहीं कर रही कि जो अच्छे ऑयल्स हैं, ये मैं उस ऑयल की बात कर रही हूँ कि जिसको खा के आपको खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर कोई हार्ट पेशेंट जो है उसको लेता तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के घी, और खास तौर पे सर्दियों में तो घी इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी के नर्क देख लें, आप चावल देख लें, आटा देख लें, दालें देख लें, सब्जियां देख लें, फ्रूट देख लें, हर तरफ महंगाई ने जो है वो शोर मचाया हुआ है और गैस गायब है। उन्होंने मतलब ये कहा ना कि इतनी चीजें महंगी हो गई हैं, घर में खाना तो पकना नहीं है, तो गैस की जरूरत नहीं है। इस वजह से जो है वो सुई नॉर्दर्न वालों ने जो है वो गैस गायब कर दी है। 10-10 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग जो है वो हो रही है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में भी तो प्रॉब्लम हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन बड़े शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे जो है वो बड़े शहरों में, पेशावर जैसे बड़े शहरों में जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस वालों ने जो है वो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी। लाहौर वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप थोड़ा अंदरूने लाहौर जो है वो जाके देख लें तो सिचुएशन इतनी खराब है कि इंसान जो है ना वो 1 मिनट के लिए सोच भी नहीं सकता कि लोग किस सिचुएशन में जो जिंदगी गुजार रहे हैं। सर्दी से ठिठुरते हुए बच्चे, जितना मर्जी गर्म कपड़े पहना दो, जब तक आपको कोई वार्म चीज नहीं मिलेगी, आप लाइट, वैसे जो है वो लोड शेडिंग चल रही है, लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट के भी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे हैं। तो पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, ये महंगाई हमें कहाँ लेके जा रही है। हमारे तज्जियाकार जो है वो इस पे क्या राय रखते हैं, इस पे क्या बात करते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे हमारे जो है वो सीनियर तज्जियाकार, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे तो वैसे ही हम उनको जो है वो ऑन कॉल लेकर इस महंगाई के दौर पे, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे में, और साथ ही धुंध की वजह से जो ट्रैफिक के मामला चल रहे हैं उस पर भी हमने जो है वो बात करनी है। तो ये सिचुएशन अब कहाँ जाके दम तोड़ती है, या फिर जो है वो इंसानी और इंसानियत जो इस टाइम दम तोड़ रही है वो कहाँ जाकर जो है वो रुकती है, कहने में अब कोई आर नहीं कि सिलसिला जो है वो हमें उस तरफ लेके जा रहा है कि जहां हमें अब खुद सोचना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है या हमें अपना हक हासिल कैसे करना है। क्योंकि अब सिचुएशन और हालात जो है वो सबके हाथ से जो है वो निकलते चले जा रहे हैं। एक आम आदमी गुर्बत की चक्की में पिसता चला जा रहा है। अमीर, अब वो वाला हिसाब भी नहीं रहा कि अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। अब सारे इकट्ठे हो गए एक पैनल पे, गरीब तो बेचारा अब कुछ रहा ही नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है वो हो चुकी है। इस सिलसिले में क्या करना है, इन पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा जो हो रहा है इसके रोकने के हवाले से क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो प्लान करनी चाहिए। साथ ही हमें जो है वो इस सिचुएशन में जहां कोविड भी है और जहां गैस भी गायब है वहां अवाम को कैसे चलना है, इस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। कर्नल रिटायर्ड असद साहब जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे, तो उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम फौरी वापस आते हैं तो हमारे ये टॉपिक भी जो है वो मैं संभाल के रखा हुआ है, और साथ ही हमारा ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो ना करने के हवाले से बहुत खास और अहम टॉपिक है जिसपे हमने डिस्कशन करनी है और बात करनी है। इस धुंध के हालात में, मामलात में, ट्रैफिक कवानीन की जिस तरह बेजाब्तगियां हो रही हैं उसमें किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, अवाम को अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ गए हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे विद डॉक्टर नबीहा अली खान। हम डिस्कस कर रहे थे पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और साथ ही हमारा बहुत अहम टॉपिक ट्रैफिक के हवाले से भी। लेकिन उससे पहले हमारी एक लेटेस्ट खबर है जो इंटरनेशनल न्यूज है, और आपको बताते चलें कि शुमाल मशरकी अमरीका में बर्फानी तूफान आया है।
شمالی مشرقی امریکہ میں برفانی طوفان سے 2 روز میں 1344 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں اور میئر نیو یارک کے مطابق برفانی طوفان جو ہے گزشتہ کئی برسوں کے مقابلے میں بڑا ہو سکتا ہے. یعنی کہ ابھی یہ آیا ہے, اس کا پروسیس آن ہوا ہے, یہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے. اور ماضی میں اس طرح کے برفانی طوفان نہیں آئے, ایسا کہنا ہے میئر نیو یارک کا, اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے اتنا خطرناک اور اتنا بڑا طوفان جو ہے وہ امریکہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا. برفانی طوفان ہے, برف ہے اس میں, اور سب چیزوں کو جو ہے وہ جما کر جو ہے وہاں پر رکھ دیا ہے. میئر نیو یارک نے لوگوں سے احتیاط کرنے اور طوفان کو سنجیدہ لینے کی اپیل کی ہے. دوسری جانب ریاست نیو جرسی, نیو یارک اور پینسلوانیا میں 1 سے 2 فٹ تک برف باری جو ہے وہ ریکارڈ بھی کی گئی ہے. اب یہ نیو جرسی اور نیو یارک میں آپ دیکھ لیں اتنی برف باری ہے وہاں پہ کہ وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ برف باری ریکارڈ ہو چکی ہے, کیونکہ یہ طوفان کی انڈیکیشن ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ بڑھ بھی سکتا ہے. ابھی اتنا شدید طوفان ہے تو بعد میں جو ہے صورتحال کافی مشکل بھی ہو سکتی ہے, لہٰذا وہاں کے لوگوں سے جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی بہت احتیاط کریں. اسی کے ساتھ سردی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. ہر جگہ پہ برفانی تودوں, طوفانوں اور لڑتی ہوئی بارش کی صورتحال اور سردی کی بڑھتی ہوئی کیفیت جو ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس وقت میں ہمیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے, احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے, بلا وجہ ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. اور جو بائکس پہ آتے ہیں, جو ایسے اوپنلی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, جن کے پاس گاڑی اویلیبل نہیں ہے, برائے مہربانی آپ اپنی بہت احتیاط کریں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. آلریڈی وائرس بھی ہے, آلریڈی چیسٹ انفیکشن کے مسائل اور معاملات بھی ہیں, اور ساتھ ہی شدید قسم کی جو ہے وہ برف باری اور برفانی طوفان کی انڈیکیشنز جو ہیں وہ تو امریکہ میں تو ہیں ہی ہیں, یہ شمالی امریکہ میں, لیکن بہرحال پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے شدید سردی کی. تو اس وقت اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ یہ تو تھی انٹرنیشنل ایک خبر جو ہمیں ابھی موصول ہوئی اور ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کیا, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ہوگا. آج سے پہلے مشرقی امریکہ میں اتنا بڑا طوفان کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا. اسی کے ساتھ ٹریفک کے حوالے سے ذرا بات کر لیں کہ ہمارے پاکستان کی بے ہنگم ٹریفک, جہاں پہ کوئی بھی ایک صحیح ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیونگ کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں یا پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی ٹریفک قوانین ہیں کیا, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کیا, تو انہیں بالکل نہیں پتا ہوگا. وہ بالکل لا علمی کا اظہار کریں گے, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ بیچ میں چل رہی ہوتی ہے. وہیں پہ ٹرک ہیں, وہیں پہ ٹرالرز ہیں, وہیں پر چھوٹی گاڑیاں ہیں, وہیں پہ بائکس ہیں, ایک جھمگٹا بنا ہوا ہوتا ہے. آج کی ایک فوٹیج بھی میرے پاس موجود ہے, صبح میں ٹریفک میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی تھی, اس حوالے سے بھی. لیکن یہ ٹاپک جو ہم نے آج کا رکھا, یہ دھند کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا کہ دھند کی جو کیفیت ہے, جو فوگ اس ٹائم پورے ملک پر بسیرا کر رکھا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے بڑے شہروں میں جو فوگ کی صورتحال ہے, اس میں اتنی بے ہنگم ٹریفک جو ہے وہ حادثات کا باعث بنتی ہے. ایک دم بریک نہ لگے, آپس میں جو ہے وہ گاڑیاں ٹکرا جائیں, ایسی صورتحال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. موٹر وے پہ حد نگاہ جو ہے وہ 0 تک جا پہنچی ہے, موٹر وے بند کر دی گئی ہے, لیکن اس کے باہر جو ٹرک, ٹرالرز اور گاڑیوں کا رش لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس میں بھی ٹریفک پولیس کو اہم کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اب یہ روز کا معمول بن گیا ہے کہ ڈرائیورز کا جو ہے وہ چالان, اور روز کا معمول بن گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ وائلیشن کریں ہر چیز کی. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک اکیلی گاڑی کھڑی ہے اور سگنل جو ہے دوسری طرف سے کھل چکا ہے, آپ کی طرف سے بند ہے, اور وہاں کوئی گاڑی موجود نہیں ہے, تو آپ جو بند سگنل توڑتے ہوئے جو وہ نکل جاتے ہیں, اس چیز کا انتظار کیے بغیر کہ 1-2 سیکنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے یکدم کوئی تیز ٹریفک جو آ رہی ہو اور آپ بھی سگنل توڑ کے جا رہے ہو, تو پھر حادثہ کتنی شدت اختیار کر سکتا ہے, اس حوالے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اپنی سیفٹی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر معلوم نہیں ہوتی. ان ساری باتوں پہ بات کرنے کے لیے, مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے ہمیں کرنل ریٹائرڈ اسد صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فائن, ٹھیک ٹھاک. سر, جو حالات صورتحال چل رہی ہے آپ نے سنا, اس پر آپ کیا اپنا تجزیہ جو ہے وہ کرنا چاہیں گے؟ سرٹلی اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کی بات کریں تو میرا خیال ہے وی آر دی موسٹ ال ڈسپلن نیشن. حقیقت ہم سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. ویری ویری فیو پیپل جو کہ ان ساری چیزوں کا دھیان کرتے ہیں. آپ نے موٹر وے کا بالکل ٹھیک تذکرہ کیا. آگے دیکھیں کہ مطلب سلو ٹریفک ہے تو وہ بھی رائٹ لین میں ایون جا رہی ہوگی. اور پھر سرٹلی ہوا یہ کہ جب شروع میں موٹر وے پولیس نے کام کرنا شروع کیا, نیچرلی اب وہ بہت زیادہ اوور اسٹریچ ہو گئے ہیں. پہلے آپ کو نظر آتا تھا ایون موٹر وے کے اوپر بھی ڈسپلن, اب وہ ہلکے ہلکے مفقود ہوتا جا رہا ہے. سم ہو ہماری قوم کی میں بات کروں, یہی ہمارے لوگ, ہم سب لوگ جب باہر جاتے ہیں, میں مڈل ایسٹ کی بات کروں, یورپ یا امریکہ کی بات کریں,
हम हर तरह की कवानीन को, स्पेशली ट्रैफिक कवानीन की बेइंतहा पाबंदी करते हैं, लेन्स की पाबंदी करते हैं, अच्छा सिग्नल्स की पाबंदी करते हैं। और हमारे यहाँ तो आप से कि एक ऐसा ट्रैफिक का इज़्दिहाम विद इन द सिटी देखते हैं आप, लाहौर की आप बात कीजिए कि आप शहर के अंदर चले जाएं, अच्छा फिर हम सारे कलेक्टिवली सारी, मैं समझता हूँ अपनी मैसअप के रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी आप दुकानें हैं, दुकानों के बाद जो है उन्होंने फुटपाथ पे अपना सामान लगाया, आगे फिर रेडियां आ गई, इसके बाद फिर गलत पार्किंग आ गई, देयर इज नो प्लेस की जहाँ से कोई गाड़ी एक लिहाज से निकल सके। अच्छा इसी तरीके से बस स्टॉप की आपकी सिचुएशन देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस मौजू को छेड़ा है। वाई? बिकॉज हमें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये हमने इनको एजुकेट करना है। वाई? बिकॉज हमारी प्रॉब्लम है ये ट्रैफिक से गुजर के हर किसी बंदे ने अपनी जगह पर जो है वो पहुंचना है, तो यही जो है वो अगर आपको निजाम कोई नजर नहीं आता तो वक्त से पहले या वक्त के बाद जो पहुंचने का जो सिनेरियो है या हादसात की जो रेशो है बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त भी अगर पाकिस्तान में आप देख लें तो जो है वो हादसात ट्रैफिक से जितने हो रहे हैं इतने तो मेरा ख्याल है वैसे जो है वो सूरत हाल जो है गंभीर नहीं है जितनी यहाँ आके जो है वो सिचुएशन हमें जो है वो अनहेल्दी नजर आती है। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जल्दी पहुंचना है, जल्दी जाना है। अच्छा फिर आप ये देखें, फर्ज करें किसी ने राइट पे टर्न करना है तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट लेन से आके ओवरटेक करेगा, बाकी सबको रोक देगा। अगर यू टर्न लेना तो भी इसी तरीके से करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारे इन अमूमी रवैयों को तब्दील होने की जरूरत है। वैसे भी कहा जाता है कि जब किसी मुल्क का एक कौम का कोई मायार देखना हो या उनका डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड किसी तरह का कोई देखना हो तो कहते हैं उसकी ट्रैफिक को देख लें और ट्रैफिक की पाबंदी, ट्रैफिक डिसिप्लिन और सिग्नल्स के ऊपर किस तरीके से बिहेव करते हैं सिर्फ उन्हीं को आप देख लें। और मैं ये बताऊं, वाकई मेरा ख्याल है हमारा, जैसे आपसे मैं बात कर रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस एक ख्याल से लेकर आने की बेतहाशा जरूरत है। बिल्कुल है। वाइट इसरो आप देखें ना, हम इतना जिंदगी टेंस है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल आपने महंगाई का भी तस्करा किया, दसियों प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो कम अज कम हम उस प्रॉब्लम्स को गार्बेज ट्रक के अंदर तो कन्वर्ट ना करें। हर एक के साथ हम वो खुदा न खासा महंगा मुश्किल में ना चले जाएं। और इसी रवैये के साथ आप समझते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं। आप इतना देख लें, आप कभी रोड पे आप गाड़ी चला रहे होंगे, आप देखिएगा अगली गाड़ी के अंदर से उन्होंने शॉपर्स को, रैपर्स, इस तरह की चीज है वो बाहर फेंक देते हैं। ये इतनी खराब बात है जिसका अंदाजा नहीं, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई आप गाड़ी के अंदर जगह बनी है वहां रख लें, घर के अंदर जाइए और उसको डस्टबिन में डालिए और फिर डस्टबिन नेचुरली उठा लेते हैं। ठीक, ये भी हम उस किसी चीज को नहीं देखते। अच्छा फिर आप ये देख लीजिएगा, यंग एज के लड़के जो हैं, वेरी यंग, जो कि अंडर 18 हैं, वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो गाड़ियां चला रहे हैं। अच्छा फिर एक और भी ट्रेंड आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों से पेरेंट्स को बड़ी मोहब्बत होती है तो बाप ने बेटे को गोद में बिठाया और गाड़ी चला रहा है। इमेजिन करें हम कहाँ के सिर्फ एक क्लास से पहुंच गए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसके अंदर बड़ा हेल्प कर सकता है। और फिर ट्रैफिक जो पुलिस है जो ओके उनकी जिम्मेदारी एक लिहाज से आती है, ट्रैफिक को रेगुलेट करें, ट्रैफिक और बिल्कुल, और ऐसी गाड़ियां जो कि खराब हो, जिनके टायर ठीक ना हो और जिनकी इवन फिटनेस ठीक ना हो, सर्टली उनको एक लिहाज से रोड पे नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा सर एम्बुलेंस फंसी होती है, बेचारे किसी की तबीयत जो है वो खराब है, उसे इमरजेंसी में पहुंचाना है और वहाँ ट्रैफिक जो है वो ऐसे फंसी हुई है कि एम्बुलेंस का शोर है और इस तरफ से आगे भी कहीं नहीं जा सकते, पीछे भी कहीं नहीं जा सकते। अजीब सिचुएशन है। मैं आपसे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा। आप इवन ओके न्यूयॉर्क कहते हैं चले जाइए, लंदन की तरफ चलिए, स्पेशली लंदन की आप एग्जाम्पल दे दें। वहाँ क्या है कि यानी आप बिलीव करें, लाहौर से इस्लामाबाद या कराची से उनकी तंग रोड्स हैं, विद इन द सिटी में बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक अक्सर वहाँ पे ब्लॉक नहीं होता। वाई? बिकॉज उनका मास ट्रांजिट सिस्टम इतना बेहतरीन है, अंडरग्राउंड उनकी रेलवे चल रही है विद इन द सिटी। अच्छा फिर जो बसेज हैं वो डबल डेकर चल रही हैं। आप ये देखें हमने क्या किया, मेट्रो बस चला दी, गुड एनफ। आई डोंट गो इनटू इंट्रिकेसीज के चलनी चाहिए थी या नहीं, नो इट इज देयर लोगों की सहूलत के लिए ना। लेकिन आप उसी के साथ देखें कि जो रोड बनी हुई है और उसके ऊपर ट्रैफिक का इज़्दिहाम मोटर बाइक्स का, आप यू कांट इमेजिन, ऐसा लगता है कि लाहौर जो है वो मोटर बाइक का तो सिटी बन गया है। सिटी बन गया, बिल्कुल ऐसे जी। तो अगर हुकूमत ये करे, मेट्रो बस चला दी, और अभी भी मैं आपको बताऊं देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कि मास ट्रांजिट के ऊपर हमारी हुकूमत को बड़ा सीरियसली बड़े शहरों पे काम करना चाहिए। सही। डबल डेकर बसें ये इंट्रोड्यूस करें उसके अंदर, और होगा ये कि फिर लोग इवन अपनी कारों के अंदर आना छोड़ देंगे, मोटर बाइक्स जो है हो सकता है कि कम हो जाएं, और हो सकता है कि ट्रैफिक का इज़्दिहाम जो इखलास से कम हो जाए। आप याद करें आज से 15-20 साल पहले घरों के अंदर एक गाड़ी होती थी, मोटर बाइक कोई होता था इस तरीके से। अब क्या हुआ कि
फाइन, मैं ये तो हर कहता हूँ बंदे कि के पास अपनी individually- गाड़ी मौजूद है, हर शख्स अपनी जी। अलग गाड़ी में जो है वो जा रहा है, तो फिर वो सड़कें तो वही है वहां पर जो है वो रश तो लगेगा। पाकिस्तान में ये तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअली लोगों ने आगे गए हैं, तरक्की की है। जी, और ये घर के अंदर आप देखें 4-4 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं। ठीक हाँ जी, फरमाया हाँ। कि हर एक की इंडिविजुअल गाड़ी अपनी एक लिहाज से हो गई है, जी। एक वो भी एक लिहाज से फैक्टर आ गया है। बट अगर मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतर और कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक सिस्टम दे देते हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इवन जो गाड़ियों वाले हैं ना वो भी गाड़ी लेके नहीं जाना चाहेंगे। सर आप मैं believe तो करें कहती कि हूँ मैं- बाइकों वालों का, ये बाइक्स वालों का अलग ट्रैक होना चाहिए, इन ट्रैक पर गाड़ियों को आना ही नहीं चाहिए, तभी इन हादसा से जो बचा जा सकता है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा करना तो जो है वो नामुमकिन फिलहाल दिखाई देता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक अलग सा ट्रैक जो है वो बाइक्स के लिए बन जाए, तो इसमें हर्ज ही क्या है कि बाइक वाले को इजाजत ही नहीं है कि आपने उस ट्रैक से जो है वो बाहर जाना है। हर रोड पे, हर जगह पे जहां भी सफर करना है, बाइक का अलग ट्रैक हो, और एक जो गाड़ी है उसका अलग ट्रैक हो, और एक बस, एक ट्रॉलर जो वहीं पर गाड़ी को जो है वो पीछे से डंप करता हुआ जो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये ट्रॉलर वालों तो मुझे लगता है वो ना सोते हैं, ना उनको जो है वो ट्रैफिक कवानीन की कोई आगाही है, वो तो ऐसे मतलब वर्ड यूज होता है अन्नेवा, मतलब हम अगर हम लाहौरी टाइप जो है वो वर्ड यूज करें तो वो गुस्से चले आते हैं कि हम जो है वो हमें यहाँ से रास्ता मिल जाए। उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि एक छोटी गाड़ी या वैसे बाइक वाला बेचारा साइड पर जो है वो खड़ा है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि हम बीच में से जो है वो निकाल के ले जाए। ये क्या ट्रैफिक कवानीन के फॉलोअर्स हैं? आई एग्री विद यू 100%। और बिल्कुल आप देखें, और स्पेशली रात को ना 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, जो इस तरह के आप ट्रेलर्स के आपने बताई, जब वो लाहौर शहर के अंदर एंटर होते हैं और जिस स्पीड के साथ वो आते हैं, बिल्कुल अक्सर हादसात रात 11 से लेके 1 बजे के दरमियान मैक्सिमम होते हैं लाहौर के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी एक और चीज भी मैं समझता हूँ कि जरूरी है, जब आपसे बात हुई ना कि मास ट्रांजिट की, उसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि हम देखें, आपने अंदरून शहर जाना है, फर्ज करें, नेचुरली बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, थोड़ी सी सड़कें तंग है। मैं जब लाहौर में इस तरीके से जाना होता है तो मैं कोई टैक्सी कर लेता हूँ या कोई रिक्शा कर लेता हूँ। आप देखें, उसने तो हर हाल में रोड पे ही होना है ना, तो मेरे अपनी गाड़ी ना ले जाने से, और मैं अगर रिक्शा टैक्सी को इस्तेमाल करता हूँ, तो एक तो ये है कि मुझे ट्रैफिक की हैसत से, ड्राइविंग की हैसत से मैं बच गया, और उसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में भी ट्रांसफर होता है। तो जो पेट्रोल मैंने खर्च करना था अपनी गाड़ी पे, अपनी गाड़ी मैंने चलानी थी, वो मैंने उसके बदले में मतलब सर्विसेज देनी, रिक्शे या टैक्सी की। अब उसी के हमें इसके ऊपर भी बड़ा सोचने की और गौर करने की जरूरत है कि हम हर वो काम करें कि जहाँ के हम एक बीइंग जिसको कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम कंट्रीब्यूट करें जी कि नहीं, अपने शहर के लिए, हमारा अपना शहर है, किसी और का शहर तो है नहीं, हमारा अपना मुल्क है। हम तो हुकूमत का कहते हैं ना, हुकूमत का है, हमारा थोड़ी है हुकूमत ने करना है जो करना, हमने कुछ नहीं करना। जी आई एग्री विद यू 100%। बट मैं वही कहूंगा, मेंटालिटी हमारी सेट हो चुकी है ना ये, कि ये मैं क्यों करूं, मैंने गंद फैलाया, मैं क्यों साफ करूं, हुकूमत ने जो लोग रखे हुए सफाई के लिए वो साफ करें, मैंने गाड़ी में से चीज बाहर फेंक दी है, मेरा काम थोड़ी है कि मैंने नहीं फेंकनी, मुझे तो मतलब यही सबक मिला कि मैंने फेंक देना, उसको बाद में जो मर्जी हो। तो ये सिलसिले बड़े खतरनाक हैं, ये बड़े खतरनाक जो सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल इसमें हुकूमत को कुछ सख्ती बरतनी चाहिए। इसमें आजकल फोका जो है वो सिलसिला है, हद निगाह 0 तक जा पहुंची है, आज जो है वो पारा 4 तक डिग्री पे है, फोग है, तो इस सूरत हाल में ट्रैफिक का ये इंतजाम और ये निजाम जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। क्या करना चाहिए, आप क्या मशवरा देंगे कि इसमें किस तरह से जो है वो एक अच्छा खासा ड्राइवर जो है परेशान हो जाता है निकल के, तो फिर मैं ना इसमें अर्सा भैया आपसे अर्ज करूंगा, देखें ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की भी और फिर गवर्नमेंट की भी, एंड नेचुरली यू बोथ हैव टू वर्क इन कनामस विद ईच अदर। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आजकल के एनवायरमेंट्स हैं, और उसी के साथ जिस तरह आप कोरोना के वबा को बड़ा तेजी से इसकी स्पाइक को ऊपर जाते हुए देखते हैं, डेथ टोल जिस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक, अब स्पेशली अगले चंद महीनों के लिए, जब तक कोई जरूरी काम ना हो, जब तक कोई वाकई एसेंशियल ना हो, मेरा ख्याल है हमें बाहर की मूवमेंट को तो कंट्रोल करना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी चीज है कि जब तक देखें, अगर फर्ज करें कुछ लोग रात को शाम को सफर करते थे, अब तो धुंध सुबह के टाइम पे है, शाम के टाइम पे है, तो आर ट्रैवल हम उसको इस तरीके से प्लान करें कि जब आप निकलते हैं तो एरिया साफ होना चाहिए, धुंध क्लियर, और आप अपनी जगह पे पहुंचे। एंड इफ यू कांट मेक आउट वापसी का, तो फिर आप नाइट स्टे करें, अगले दिन एक क्लास से वापस आ जाएं। तो हमें अपनी लाइफ को भी तो कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनाइज करना है ना। अपने देखें, हम हैं, हम जिंदा हैं, हम चल रहे हैं, तो भी सारा सिस्टम चल रहा है ना। और अगर हम रिस्क लेके अपनी जिंदगी के ऊपर रिस्क लेके खुदा न खास्ता ऐसी वैसी कोई बात हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो देन व्हाट नेक्स्ट।
आप यकीन मानिए कि ये चीजें वो हैं, ये कॉमन सेंस की एक लिहाज से बात आती है ना। हमें जब सुबह उठते हैं तो देखिए आप भी जब सुबह उठती होंगी, जो प्लान सारे दिन का होता है, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, भाई अगर आप करती हैं, मैं करता हूँ, तो सर्टनली एवरीबडी हैज टू डू इट अकॉर्डिंगली। और उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो जरूरियात हैं उनके अंदर प्रायोरिटीज को एक लिहाज से बीच में लेके और प्रायोरिटाइज करके फिर हमें, मेरा ख्याल है, अगर लाइफ को या ड्राइविंग को या आउटसाइड ट्रैवल को, ये सारी चीजों को अगर हम प्लान करके चलें तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारी जिंदगी के अंदर इतनी जिद्दत आ चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की करती है, टेक्निकल चेकिंग्स होनी चाहिए, टोकन इश्यू होने चाहिए, जो है वो इसमें चलान का जो है वो इंतजाम या निजाम जो है वो उसको थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जिद्दत इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं, वही हाथ में कागज पेंसिल पकड़ के इधर आओ जी, साइड पे लगाओ तो चलान हो गया। व्हाट इज दिस? एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हर जगह के ऊपर कुछ ट्रैफिक हैं, अपने ड्राइवर हैं मोटरसाइकिल पे या कार के ऊपर, वो गोली की तरह जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी गाड़ी के सामने से आके कट लगाएंगे, कट करेंगे। होगा क्या? हाँ, उन्होंने किसी जगह पहुंचना है तो वो लेट निकले। और वही टाइम मैनेजमेंट जो है वो जिंदगी का हिस्सा है। आप हम सबको टाइम मैनेज करना चाहिए। हमने किसी जगह पे पहुंचना है, हमें उसको थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए। अनफोर्सीन का थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट लगता है। सबसे बड़ी बात कर दी आपने, ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी जगह 5 मिनट पहले चले जाते हैं, गाड़ी में बैठे रहे हैं, वेटिंग रूम में क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सर हम समझते हैं हमारी इज्जत कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि हम किसी जगह जल्दी पहुंच जाएंगे। हम पाकिस्तानियों की सेंस ये है कि जितनी देर में जहां पहुंचोगे ना उतनी इज्जत होगी। और अच्छा, आप यकीन करें, मैं टाइम टू टाइम पहुंच जाती हूँ, आप भी पहुंच जाते होंगे, जाहिर है आपका जो है वो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपने तो टाइम से पहुंच जाना है। अब अगले लोग कह रहे होंगे आप अभी पहुंच गए, अभी तो हमने जो है वो कुछ किया ही नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं शादियों में इवन के सबसे पहले जाके बैठ जाती हूँ कि यार 10 बजे का टाइम है, 10 बजे पहुंच जाती हूँ, वहां कोई आया ही नहीं होता। हम क्या करें, हम कहाँ जाए? वैसे एक चीज है डॉक्टर साहब, इसका एक क्रेडिट जैसा भी है, मेरा ख्याल है जो पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ को देना चाहिए। जो शादियां अगर आप याद करें तो रात 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक चला करती थी, ठीक है। खाना रात को 12-1 बजे खाया जाता था। अब उन्होंने उसको जब कन्फाइन किया, सर्टनली आपको बिजली का प्रॉब्लम था और ढेर सारे इशू आते थे। अब एटलीस्ट वो काम, वो फंक्शन जो है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एक लिहाज से होने लगे। और लोगों के अंदर ये बात आ गई है कि दे डोंट हैव टू वेस्ट देयर टाइम अननेसेसरली। ये एक फैक्टर, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन है। सही कह, बट अदरवाइज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम वहीं खड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक चीज है कि आपकी जो लाहौर की ट्रैफिक पुलिस है, अब उन्होंने क्या किया है कि जगह जगह पे उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं। अब नहर वाली जो रोड है उसके ऊपर मेरा ख्याल है आप 70 किलोमीटर की स्पीड से आगे नहीं जा सकते। माल रोड के ऊपर आप 60 से नहीं जा सकते। अब वो चलान हो जाता है, घर पहुंच जाता है, शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज समथिंग वेरी गुड। आई थिंक ये जो है ना, और वो पिक्चर के साथ आता है डॉक्टर साहब, पिक्चर के साथ आता है। जी मैंने देखा है, वो मेरे भाई का चलान हुआ था, मैंने तब देखा, मुझे तब पता लगा कि ये, मैं कहा बहुत अच्छा हुआ कि इस तरह की भी जो है वो कोई टेक्निक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। और इस तरह से जो है उन्होंने बकायदा बताया कि ये गाड़ी कब गुजरी है, कैसे चलान हुआ, कि कोई आपसे सवाल जवाब कर ही ना सके। देखें, ये डिजिटलाइजेशन है, ये एक नई टेक्निक है। इसी तरह की कुछ नई टेक्निक जो है वो चलान में भी और दूसरे लेन्स में भी आनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो इस रूल को जो है वो फॉलो करें। I do agree with you, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई विश वेरी बेस्ट ऑफ एवरीवन इन लाहौर और पूरे मुल्क के अंदर भी कि ये हमारा अपना मुल्क है, इसको हमने साफ सुथरा रखना है। ट्रैफिक कवानीन की, ट्रैफिक रूल्स की हमने पाबंदी करनी है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हमें गाड़ी किसी सूरत में नहीं चलानी चाहिए। छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए। और एक चीज है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से कुछ शख्स आ रहा है, मैं अगर रुक के उसको रास्ते दे दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं 5 सेकंड लेट हो जाऊंगा, डजंट मैटर। लेकिन होगा क्या, अगर मैं उसको फंसा बैठूंगा तो पीछे सारा ट्रैफिक फंस जाएगा। फिर आप एक मैं समझता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से एक मैसेज जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हर शख्स को आप टेंशन के अंदर देखते हैं, इतना गुस्से के अंदर वो ड्राइविंग कर रहा होता है। आप कम से कम चेहरे पे हल्की सी किसी के लिए स्माइल लेकर आए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा अपनी गाड़ी में चलाते हुए? सही है, वो घर से लड़के निकले होते हैं ना। अक्सर हम ऐसे लोगों के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, लड़के निकले जो इतने हॉर्न कर रहे हैं, इतने हॉर्न बजा रहे हैं या गाड़ी को तेज लेके जो है वो दौड़ रहे हैं। तो घर वालों को भी तो थोड़ा पैगाम दे देना कि थोड़ा सा रिलैक्स करके जो है वो निकाला करे लोगों को, ताकि हमें ट्रैफिक के जो है वो ये मामलात ना मिले। इसको तो देखे ना, घर की जो खवातीन का भी बड़ा रोल है ना। मैं लास्ट टाइम में कहूंगा कि जब मर्द घर के अंदर ना बड़े खुश नजर आए, हंसते हुए नजर आए, तो बीवी के ना वो हवास भी एकदम जो है वो टेंशन पे आ जाते हैं।
टेंशन है कोई खैर तो اتنا خوش کیوں ہے یہ بھی فیکٹ بڑا ضروری ہے سر یہ بھی ٹریفک قوانین کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگی یہ بات اٹیچ کر دیں اس کو یہ ٹریفک قوانین میں جو بے ہنگم جو ٹریفک پائی جا رہی ہے نا اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت شکریہ کرنل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ اور ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ جس طریقے سے چلا تھا میں اب یہ سچی بات ہے کرنل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گھر کی خواتین کو تھوڑا چاہیے کہ تھوڑا ریلیکس کر کے جو ہے اب اگر کوئی مرد حضرات ہنس رہے ہیں آ کے گھر پہ تو اس پہ بھی جو ہے وہ اسٹریس یا ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے بھائی کیا اس کی وجوہات ہیں کافی دفعہ اکثر بندہ کوئی ویڈیو دیکھ کے موبائل پہ ہنس رہا ہوتا ہے تو بیگم جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کس کا میسج آیا کیوں ہنس رہے ہو اب وہ بندہ جب گاڑی لے کے باہر نکلے گا تو وہ لازمی کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرے گا کہ جو سلوک اس کے ساتھ گھر میں ہوا ہے یہ پکی بات ہے یہ ایسی مینٹالٹی ہے اتنی گہری سائنس ہے اتنی گہری نفسیات ہے کہ اس کو شاید جو ہے وہی لوگ جان سکیں جو غصے میں گھر سے باہر نکلتے ہیں یا آفس سے باس سے جو ہے وہ جھڑکیاں کھا کے نکلتے ہیں وہی جو ہے وہ ٹریفک کے نظام کو جو درم برم کرتے ہیں تو برائے مہربانی سب کو ریلیکس کریں ریلیکس رکھیں اپنے مائنڈ کو ریلیکسیشن کی طرف لے کے آئیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ بیوی ہیں آپ شوہر ہیں آپ باس ہیں آپ ورکر ہیں آپ کچھ بھی ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو ہمارے سارے نظام دھرم برم ہو جائے گا چاہے وہ ٹریفک کا نظام ہی کیوں نہ ہو تو اسی کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے کل پھر ایک نئے انداز نئی بات کچھ اور انرجی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کل اگر دھند بہت زیادہ ہوئی تو دیکھیں گے کہ کیا سچویشن یا سینیریو جو ہے بنتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے جذبے بلند ہے اور ہم جو ہے وہ آن ٹائم پہنچ کر آن ٹائم آپ کے لیے جو ہے شو لازمی کریں گے اللہ کے حکم سے اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان